मेरोमॉर्फिक फंक्शन में अगला आर्टिकल है रॉशी थ्योरम। रॉशी थ्योरम किसी दिए गए फंक्शन की ठीक कुछ शर्तों के साथ उसके जीरोस को पता करने का तरीका होता है कि फंक्शन के पास कुल कितने जीरोस होंगे। रॉशी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना, इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड फंक्शन जी ऑफ जेड, दो फंक्शन हमको दिए जाते हैं, पहला फंक्शन है एफ ऑफ जेड, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ जेड, और कहा जा रहा है दो के दोनों फंक्शन आर एनालिटिक, दोनों ही फंक्शन एनालिटिक हैं। पहली शर्त, फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड फंक्शन जी ऑफ जेड बोथ आर एनालिटिक, ठीक, इनसाइड एंड ऑन, इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व कैपिटल सी, क्लोज्ड कर्व कैपिटल सी, कोई क्लोज्ड कंटूर कोई क्लोज्ड कर्व है, उस पर फंक्शन एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड उस पूरे के पूरे कंटूर के अंदर और उसकी बाउंड्री पर पूरी तरह से एनालिटिक बना हुआ है, ठीक। एंड और इसी के साथ जो दूसरी शर्त है वो ये है कि मॉड जी ऑफ जेड कन्फर्मली लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड। पहली शर्त ये है कि एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड दोनों के दोनों इनसाइड एंड ऑन क्लोज्ड कर्व सी एनालिटिक रहें। दूसरी शर्त ये है कि उस बाउंड्री पर मॉड जी ऑफ जेड लेस देन हो मॉड एफ ऑफ जेड, मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड ऑन कैपिटल सी, ऑन कैपिटल सी कर्व पर मॉड एफ जी ऑफ जेड कन्फर्मली लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड। देन तब ऐसे केस में अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जितने जीरोस फंक्शन एफ ऑफ जेड के पास होंगे उतने ही जीरोस इन दोनों के सम के पास होंगे। देन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड बोथ हैव same number of zeros, same number of zeros inside contour capital C, inside capital C। फंक्शन एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड किसी क्लोज्ड कर्व के ऊपर और अंदर में एनालिटिक है और इसके साथ ही मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड ऑन कंटूर कैपिटल सी। देन तब ऐसे केस में अगर ये दोनों बातें पूरी होती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन एफ ऑफ जेड और इन दोनों के सम यानी एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड इस नए बने फंक्शन के पास जो जीरोस की संख्या होगी कंटूर के अंदर वो पूरी तरह से एक बराबर होगी। यानी अगर एफ ऑफ जेड 12 जीरोस रखता है इनसाइड कैपिटल सी तो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड भी 12 जीरोस रखेगा इनसाइड कैपिटल सी। लेकिन ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, पहली एनालिटिक की और दूसरी मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड। प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि कंटूर कैपिटल सी की बाउंड्री पर जो सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है वो ये है कि कंटूर कैपिटल सी की बाउंड्री पर एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड ये दोनों ही जीरोस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बात करें वो हम जीरोस की बात करें इनसाइड कैपिटल सी। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि जो कंटूर सी दिया गया है इस कंटूर की बाउंड्री पर क्या एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड कहीं पर जीरो हो रहा है। अगर ये इस पर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब हम इस थ्योरम को अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जब पूरी की पूरी बाउंड्री पर ना तो एफ ऑफ जेड जीरो हो और ना तो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड जीरो हो तो ऐसे केस में हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इन शर्तों के साथ, इस शर्त के साथ एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड बाउंड्री पर कोई भी जीरोस नहीं रखेंगे। फर्स्ट वी प्रूव दैट सबसे पहली चीज जो हम प्रूव करेंगे, फर्स्ट वी प्रूव दैट एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड आर नॉन जीरो, on the boundary capital C.
ऑन द बाउंड्री कैपिटल सी। सबसे पहली चीज एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड दोनों ही कर्व कैपिटल सी की बाउंड्री पर कोई जीरोस नहीं रखेंगे, यानी दो के दोनों ही फंक्शन नॉन जीरो बने रहेंगे। सबसे पहले इसे चेक करते हैं। ठीक, कंट्राडिक्शन की तरफ से चलेंगे। हम ये मान लेते हैं, इन्होंने कहा कि हमें ये साबित करना है कि ये बाउंड्री पर कोई भी जीरोस नहीं रखेंगे, तो हम उल्टा मानते हैं कि माना इस बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट स्मॉल ए है जिस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 हो जाती है। इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए करना है इसलिए दोनों को ही इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं। इतना इफ पॉसिबल अगर संभव है तो, इफ पॉसिबल लेट स्मॉल ए, if possible let small a is some point on capital C, is some point on contour capital C such that f of a is equal to 0। मान कंटूर कैपिटल सी की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट है, ठीक, जो इस प्रकार है कि उस पर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए ऑन कैपिटल ए लिखा गया है। इनसाइड की बात नहीं हुई, इनसाइड में 0 रख सकता है लेकिन कर्व की बाउंड्री पर 0 नहीं रखने हैं। तो इफ पॉसिबल लेट स्मॉल ए इज सम पॉइंट ऑन कैपिटल सी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हुआ सो दैट, इस प्रकार, सो दैट g ऑफ a आल्सो इज इक्वल टू 0। रीजन सुनना क्यों इस बात को लिखा गया, क्योंकि हमें दूसरी शर्त दी गई है कि मॉड g ऑफ z कन्फर्मली लेस देन मॉड f ऑफ z, ये शर्त हमें दी गई है। तो अगर हम f ऑफ z को 0 बोल दे रहे हैं तो इसका मतलब मॉड f ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। और मॉड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव से रोकने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम इसको ये बोल दें कि एट पॉइंट स्मॉल ए पर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए दो के दोनों 0 हो जाएंगे। तो शो जी ऑफ जेड आल्सो इज इक्वल टू 0, इतना नोट करो। चाहे तो आगे यहीं पर रीजन लिखते हैं, बिकॉज मॉड जी ऑफ जेड इज लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड, ये रहा। लेकिन ये बात एक कंट्राडिक्शन है, इसलिए कंट्राडिक्शन है क्योंकि 0 लेस देन 0 ये बात नहीं लिखी जा सकती। लिखना विच इज अ कंट्राडिक्शन, इट इज अ कंट्राडिक्शन, इट इज contradiction it is contradiction due to the fact ये एक विरोधाभास है उस तथ्य के आधार पर, और तथ्य ये है कि मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड है। अगर एफ ऑफ ए को 0 करेंगे तो मजबूरी है जी ऑफ ए को भी वहां पर 0 करना पड़ेगा, और अगर दोनों 0 हो गए तो इसका मतलब एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी मॉड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड जी ऑफ ए। और जबकि हमको दिया गया है मॉड जी ऑफ जेड ओनली लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड, यहाँ इक्वलिटी का साइन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बात हमने मानी कि स्मॉल ए पर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 हो रही है, ये एक कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। It is a contradiction on due to the fact mod g of z less than mod f of z। इसका मतलब बाउंड्री पर ऑन कैपिटल सी हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर f ऑफ a की वैल्यू, जहां पर f ऑफ z की वैल्यू 0 हो रही हो। दूसरी बात, ये तो f ऑफ a के लिए हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, ये लिख रहे हैं f ऑफ z does not equal to 0 ऑन कैपिटल सी, कर्व कैपिटल सी की बाउंड्री पर एफ ऑफ जेड कभी भी 0 नहीं होगा, एक बात। दूसरा, हमें इनके लिए दिखाना है कि एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड ये भी बाउंड्री पर कैसा बना रहेगा, नॉन जीरो। तो फिर इनके लिए भी शुरुआत करते हैं एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड को 0 मान करके। ठीक, इतना नोट करो, तो इसे हटाएं।
आल्सो, इसी के साथ आल्सो इफ यदि बी लेट, हम ऐसा मानते हैं आल्सो इफ बी लेट एफ ऑफ ए, मतलब उसी एक जनरल पॉइंट को हम ले रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, अगर कोई जनरल पॉइंट स्मॉल ए हम ऐसा मान लेते हैं बाउंड्री पर कि जिस पर एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड 0 हो जाता है, तो वो पॉइंट स्मॉल ए मानते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा हुआ तो लिखना मत, बस खाली देख लो, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ ए। अच्छा, दोनों साइड का मॉड काटा जाए तो मॉड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड जी ऑफ ए, क्योंकि इस बार मॉड है, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं बचता है, और यहां से हमको मिलता है मॉड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड जी ऑफ ए। अगेन अ कंट्राडिक्शन, अगेन अ कंट्राडिक्शन, जो कि फिर से एक विरोधाभास है, अगेन अ कंट्राडिक्शन। सो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड कभी भी 0 नहीं हो सकता है ऑन द कंटूर कैपिटल सी। कैपिटल सी की बाउंड्री पर ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसे नोट करो। फाइनल टच इसको देते हैं 10 neither f of z nor f of z plus g of z, इसलिए ना तो f of z और ना ही f of z plus g of z has zeros on कैपिटल C। इसलिए दो के दोनों ही फंक्शन बाउंड्री पर जीरोस नहीं रखेंगे, यानी बाउंड्री पर इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। जिसको ऑन से कंफ्यूजन हो वो ऑन बाउंड्री भी लिख सकता है, ऑन बाउंड्री ऑफ कैपिटल सी। ये कैपिटल सी की बाउंड्री पर कभी भी जीरोस नहीं रखेंगे। अब इसके बाद हम ये प्रूव करने चल रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ जीरोस एफ ऑफ जेड के पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के पास होंगे इनसाइड द सर्किल सी। यानी ये तो साफ हो गया कि बाउंड्री पर दोनों के पास कोई भी जीरोस नहीं मौजूद है, तो जितने जीरोस मौजूद हैं वो इनसाइड कैपिटल सी हैं, और जब इनसाइड कैपिटल सी हैं तो अब हम जितनी कैलकुलेशन जीरोस की संख्या को निकालने के लिए करेंगे वो इनसाइड कैपिटल सी ही करेंगे। शुरुआत करते हैं। एक फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, नया फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड, और वो इस तरीके से मानते हैं, चूंकि एक फंक्शन हो गया जी ऑफ जेड और दूसरा फंक्शन हो गया एफ ऑफ जेड, तो हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड, और इसी की मदद से हम प्रूव कर देंगे कि एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड दोनों के पास सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। लिखना इसमें, now let capital F of Z, now let capital F of Z is equal to G of Z upon F of Z। ये रहा, therefore यहाँ से हमको मिलता है, यहाँ से G of Z की वैल्यू मिल जाती है, therefore G of Z is equal to capital F of Z into small f of Z, and F of Z into capital F of Z। ये वैल्यू हो गई g ऑफ z की। इस पूरे हिस्से को डिफरेंशिएट करते हैं z के रिस्पेक्ट में, लिखना डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट करें, ये बनेगा g डैश ऑफ z इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करें, पहले f ऑफ z का करते हैं, f डैश ऑफ z खाली छूटा f ऑफ z प्लस, इस बार स्मॉल f ऑफ z छूटेगा प्लस इंटू एफ डैश ऑफ जेड, ये वैल्यू हो गई जी डैश ऑफ जेड की। अब यहां से हम मानते हैं कि माना जो स्मॉल एफ ऑफ जेड है इसके पास जो जीरोस हैं उनकी संख्या n है, और जो
एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड है, उसके पास जीरोस की संख्या कैपिटल एम है। मतलब हम एक के पास जीरोस की संख्या कैपिटल एन मान रहे हैं, दूसरे के पास जीरोस की संख्या कैपिटल एम मान रहे हैं, और चलते चलते हमें दिखाना है कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे एक बराबर। लेट जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड, लेट जीरोस या नंबर ऑफ जीरोस लिख देते हैं, लेट नंबर ऑफ जीरोस, लेट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड, ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, एफ ऑफ जेड के पास जो टोटल जीरोस हैं उनकी संख्या को कैपिटल एम मान लेते हैं, इसी तरीके से एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड का मानते हैं, एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एन। और ये जितने भी जीरोस माने गए हैं ये इनसाइड द कंटूर कैपिटल सी माने गए हैं, तो आगे लिख देना इनसाइड, इनसाइड कैपिटल सी। ये कंटूर कैपिटल सी के अंदर एफ ऑफ जेड के पास टोटल कैपिटल एन जीरोस हैं और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस एन है इनसाइड द कैपिटल सी। इसके बाद उस लाइन को उठाते हैं जो एकदम शुरुआत में इनिशियल में दी गई थी कि जो एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड है दो के दोनों एनालिटिक हैं इनसाइड एंड ऑन कैपिटल सी का। लिखना सिंस एफ ऑफ जेड and g of z both are analytic, both are analytic, ऐसा दिया गया है कि f of z और g of z ये कॉमन है, and f of z and g of z both are analytic inside and on, inside and on कैपिटल सी। ये दिए गए कंटूर कैपिटल सी के अंदर और उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है। अच्छा, अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड इन दोनों का सम, एफ जेड एनालिटिक जी जेड एनालिटिक, तो एफ जेड प्लस जी जेड भी कैसा होगा इनसाइड एंड ऑन कैपिटल सी एनालिटिक होगा। तो एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड आर आल्सो एनालिटिक, आर आल्सो एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन कंटूर कैपिटल सी। अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड दो के दोनों एनालिटिक हैं इनसाइड एंड ऑन कैपिटल सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड दोनों ही इनसाइड एंड ऑन कैपिटल सी एनालिटिक रहेंगे। और अगर ये एनालिटिक रहेंगे तो पीछे हम लोग आर्गुमेंट प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं कि जीरोस की संख्या को किस तरीके से निकाला जाता है। अगर याद हो तो वहाँ n माइनस पी हम लिख रहे हैं, लिखना मुझसे, वहां पर आया था नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर कंट्रोल सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड आया था। इसी को बाद में डेल्टा सी से के साथ लेकर के आए थे आर्गुमेंट प्रिंसिपल बनाने के लिए। इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दो के दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं। अगर दोनों फंक्शन एनालिटिक है तो इनके पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पोल की संख्या जीरो बैठेगी। तो n इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो एफ ऑफ जेड के पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कैपिटल m है, तो यहाँ पर कैपिटल m पुट किया जाएगा, तो कैपिटल m और p की वैल्यू जीरो, कैपिटल m इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल दी ओवर कंटूर c, और ये f डैश ऑफ जेड अपॉन f ऑफ जेड डी जेड बरकरार रहेगा। इस्तेमाल करते हैं इसका। जरूरत पड़ेगी इसे ले लिया जाएगा। So B have कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए टोटल नंबर ऑफ जीरोस की संख्या को काउंट कर रहे हैं। सो बी है कैपिटल एम इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। ये हो गया एफ ऑफ जेड के लिए। इसी तरीके से एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड में इनके टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कैपिटल एन है, तो सेम कंडीशन कैपिटल एन के लिए, बस अब की जहां जहां एफ ऑफ जेड था वहां एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड रख दिया जाएगा। इसे लिखते हैं एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी
और एफ डैश ऑफ जेड मतलब अब इनकी जगह पर, तो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, टोटल का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश ऑफ जेड प्लस जी डैश ऑफ जेड। इसको लिखते हैं एफ डैश ऑफ जेड प्लस जी डैश ऑफ जेड अपॉन मेन फंक्शन एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, और यहाँ पर हो गया डी जेड। ये हो गया कैपिटल एम और ये हो गया कैपिटल एन। हमें दिखाना है कि n और m दोनों आपस में बराबर है। अगर दोनों को आपस में बराबर दिखाना है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा n माइनस एम इज इक्वल टू कितना, 0। यानी दोनों के पास जीरोस की संख्या बराबर है तो n माइनस एम इज इक्वल टू 0, इसका मतलब n इज इक्वल टू m। तो अब इस डिफरेंस को निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि n माइनस एम कितना आएगा। Therefore n माइनस एम इज इक्वल टू, चलो दिस माइनस दिस, इसका मतलब 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड प्लस जी डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड डी जेड पहला, माइनस एम की वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड ये इतना होगा। अब अगला काम ये होगा, जी डैश को हम लोग अभी देख चुके हैं, हम लोगों ने जो फंक्शन माना था एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माना था स्मॉल जी ऑफ जेड अपॉन स्मॉल एफ ऑफ जेड। यहाँ से हमको जी ऑफ जेड की वैल्यू आई हुई थी, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इंटू कैपिटल एफ ऑफ जेड, और जिस दिन इसको डिफ्रेंशिएट किए थे पता चला था जी डैश ऑफ जेड की वैल्यू होती है स्मॉल एफ डैश ऑफ जेड इंटू कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस अगली बार एफ ऑफ जेड छूटा और कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड। ये जी डैश की वैल्यू है। जी डैश की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक, वैल्यू रखते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड प्लस जी डैश ऑफ जेड की वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू है एफ डैश ऑफ जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस अगला हिस्सा स्मॉल एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड होल डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। ये हुआ। उधर के हिस्से में माइनस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। कितना लिखो फटाफट, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ इस g ऑफ जेड की वैल्यू भी सीधे सीधे लिख देते हैं। हमने माना था कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू g ऑफ जेड अपॉन स्मॉल एफ ऑफ जेड, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से g ऑफ जेड इज इक्वल टू हमको मिला था स्मॉल एफ ऑफ जेड इंटू कैपिटल एफ ऑफ जेड। तो एक काम करते हैं, अगली लाइन ना बढ़ा करके यहीं पर इसकी भी वैल्यू रख देते हैं, g ऑफ जेड की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एफ ऑफ जेड इंटू कैपिटल एफ ऑफ जेड, रख दो इसी में। अब सॉल्व करने के लिए जो कॉमन वगैरह हो सकता है उसे कॉमन किया जाता है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी। एक काम करते हैं, इस इतने हिस्से से यहाँ से एफ डैश ऑफ जेड को बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर आया एफ डैश ऑफ जेड, अंदर में जो बचा उसे लिखते हैं, अंदर में हमारे पास बच रहा है 1 प्लस एफ ऑफ जेड, ये है ठीक, प्लस इसे एज इट इज स्मॉल एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड होल डिवाइडेड बाई, नीचे हिस्से से एफ ऑफ जेड को कॉमन करते हैं, तो एफ ऑफ जेड कॉमन आया, यहाँ आता है 1 प्लस कैपिटल एफ ऑफ जेड, ये था ठीक, और इधर माइनस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। ये पूरी वैल्यू है n माइनस एम की, ये चल रहा है।
कैलकुलेशन और आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। शुरुआत करते हैं, इस पूरे हिस्से को एक साथ लाते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू, या n माइनस m इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रल ओवर द कंटूर c। इन पर ध्यान दो, लिखा गया f डैश ऑफ z 1 प्लस f ऑफ z अपॉन दिस, f डैश ऑफ z विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल F ऑफ z डिवाइडेड बाई स्मॉल f ऑफ z और 1 प्लस कैपिटल F ऑफ z या dz। ये पहला हिस्सा हुआ। इसी तरीके से दूसरे वाले को देखा जाए तो लिखा गया है प्लस 1/2 पाई i इंटीग्रल ओवर द कंटूर c स्मॉल f ऑफ z f डैश ऑफ z डिवाइडेड बाई f ऑफ z 1 प्लस f ऑफ z स्मॉल f ऑफ z विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल F ऑफ z dz। ठीक, बाकी लास्ट वाला -1/2 पाई i -1/2 पाई i, ठीक, इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर c f डैश ऑफ z अपॉन f ऑफ z dz। लिख दो इतना। जो कटता कटता है उसे काट देते हैं इसमें से। ध्यान दें 1 प्लस एफ ऑफ जेड से 1 प्लस एफ ऑफ जेड कैंसिल आउट हुआ। यहाँ स्मॉल एफ ऑफ जेड से स्मॉल एफ ऑफ जेड कैंसिल आउट हुआ, बाकी जो बचा उतार दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक, प्लस उधर के हिस्से में 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक, -1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। ये हुआ। अगर देखा जाए तो ये माइनस साइन वाला और ये प्लस साइन वाला एक दूसरे से कैंसिल आउट हुआ। कोई अगर ऊपर ही कैंसिल आउट करना चाहे तो ऊपर भी कर सकता है। जो बचा वो केवल और केवल ये एक फैक्टर बचा, इसे लिख रहे हैं दिस implies that n minus m is equal to only 1/2 pi I integral over the contour c f dash of z upon 1 plus f of z dz। अगला काम इस 1 प्लस एफ ऑफ जेड को ऊपर लेकर के जाते हैं, तो ये बन जाएगा दिस implies that n minus m is equal to 1/2 pi I integral over the contour c f dash of z or into 1 plus f of z to the whole power -1 dz। अगर इसका बाइनोमियल में एक्सपेंशन किया जाए तो इसका बाइनोमियल में एक्सपेंशन अल्टरनेटिव टर्म में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, यानी ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड को बाहर रोकते हैं, ब्रैकेट के अंदर में इसका एक्सपेंशन करते हैं तो अल्टरनेटिव साइन के साथ इसका एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एफ डैश ऑफ जेड, सॉरी एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहे हैं। इस जेड का स्क्वायर लेंगे, ये है एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। बाहर आया डी जेड। यानी इसे मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये बन गया 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड, केवल एफ डैश ऑफ जेड डी जेड। पहला ये बनता है, फिर माइनस साइन के साथ अगला वाला लिखते हैं तो -1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से प्लस माइनस अप टू सो ऑन डॉट 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 ये चलता जाएगा।
अगला जो टर्म होता वो होता +1/2 इंटीग्रल ओवर द कंट्रोल सी एफ डैश ऑफ जेड एफ ऑफ जेड का स्क्वायर डी जेड, ये रहता। बाकी सारी चीजें चूंकि आगे सारे लोग जीरो होने चल रहे हैं इसलिए हम और आगे की चीज इसमें लिख नहीं रहे हैं। वैसे अगर छोटा करना चाहते थे तो यहीं से भी इस काम को यहीं पर खत्म किया जा सकता था, लेकिन फिर ये एक्सपेंशन के रास्ते से चले आए हैं, ये भी सही है। चूंकि अगर हम फंक्शन एफ ऑफ जेड की बात करें और फंक्शन एफ डैश ऑफ जेड की बात करें तो एफ ऑफ जेड और एफ डैश ऑफ जेड दो के दोनों एनालिटिक फंक्शन हैं। अगर एनालिटिक है तो इसका मतलब यहाँ जितने भी फंक्शन लिखे गए हैं एफ डैश ऑफ जेड, एफ डैश ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड, अगला एफ डैश ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड का स्क्वायर, ये जितने हैं सब के सब एनालिटिक हैं। अगर सारे एनालिटिक हैं तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंट्रोल सी जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो, इसकी जीरो, आगे जितने इंटीग्रल आ रहे हैं सबकी वैल्यू केवल और केवल जीरो होगी। लिख देना इस बात को। इस बात को सीधे लिख रहे हैं। implies that n minus m is equal to 0। रीजन यहाँ था ना, रीजन वही है कि f और f डैश ऑफ z दोनों एनालिटिक हैं, सिंस f of z and f dash of z both are analytic। बोथ आर एनालिटिक और दोनों एनालिटिक हैं तो इंटीग्रल ओवर क्लोज कंट्रोल सी इनके लिए जीरो हुआ, यानी यहां से मिलता है दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू m। तो n नंबर ऑफ जीरोस था स्मॉल f ऑफ z का, या इसको शुरुआत में देखें मेरे ख्याल से m माने हुए थे, शायद f ऑफ z के लिए नंबर ऑफ जीरोस कैपिटल M माने गए थे और f ऑफ z प्लस g ऑफ z इनके लिए जीरोस की संख्या को n माना गया था। लिख देते हैं इसी बात को। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ z एंड f ऑफ z प्लस g ऑफ z both have same number of zeros, both have same number of zeros inside capital C, inside कंटोर कैपिटल C। लिख देना, ये रॉसी थ्योरम है, इसका प्रूफ इसी पर कंप्लीट होता है। अगली थ्योरम नोट करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि अगर कोई फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, ठीक, और उसकी डिग्री चाहे एक हो या एक से बड़ी हो, यानी जैसे अगर हमने कहा कि f ऑफ z कोई पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो एक है या तो एक से बड़ी है, तो ऐसे केस में जो इक्वेशन f ऑफ z इज इक्वल टू 0 तैयार होगा, इस इक्वेशन के पास कम से कम एक रूट जरूर होंगे। हकीकत ये है कि आपका फंक्शन जितनी डिग्री का होगा, पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उतने ही इसके पास रूट आएंगे, लेकिन स्टेटमेंट जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है हैज एटलीस्ट वन रूट, क्योंकि जनरलाइजेशन जिस दिन हम लोग रियल की दुनिया में बात करेंगे और रियल की दुनिया में कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके 2 रूट रियल आ रहे हैं और एक रूट इमेजिनरी आ रहा है, तो रियल की दुनिया में उसके पास केवल 2 रूट आ रहे थे, और लेकिन थे वास्तविकता में कितने, टोटल 3 रूट आ रहे थे। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। शुरुआत करते हैं इसकी। स्टेटमेंट नोट करना, इफ p of z, if p of z is a polynomial if p of z is a polynomial of degree 1 or अथवा r greater than 1,
or greater than 1, then equation P of z equal to 0, then equation P of z is equal to 0 has at least one root. अगर P ऑफ z कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो इक्वेशन होगा P ऑफ z इक्वल टू 0, वो इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट रखेगा ही रखेगा। कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि P ऑफ z के पास कम से कम एक रूट होगा। हम ऐसा मानते हैं कि माना P ऑफ z के पास, मतलब P ऑफ z इज इक्वल टू 0 के पास कोई भी रूट नहीं है। कोई रूट ना होने का मतलब ये होता है कि z की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, वहां पर P ऑफ z डज नॉट इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। शुरुआत करते हैं यहीं से। सबसे पहले P ऑफ z को इन्होंने पॉलिनोमियल कहा है, तो हम n डिग्री का एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं। लिखना प्रूफ में, प्रूफ लेट P ऑफ z इज इक्वल टू a0 प्लस a1 z टू द पावर 1 प्लस a2 z टू द पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस an z टू द पावर n। माना P ऑफ z एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, ठीक, वेयर, जहां इस n के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। और चूंकि हम यहाँ पर n डिग्री का मान रहे हैं, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल ये उस दिन होगा जिस दिन इसका लीडिंग कोफिशिएंट an बनेगा, एंड an डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। हमें ये प्रूफ करना है कि P ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट, एक रूट रखेगा ही रखेगा। लिखना, वी हैव टू प्रूव दैट P of z is equal to 0 has at least one root, has at least one root। ठीक, we have to prove that P of z is equal to 0 has at least one root। उल्टा मानते हैं, let if possible, माना अगर ये संभव है, let if possible, माना अगर ये संभव है, P of z does not equal to 0, कि P of z किसी भी वैल्यू के लिए 0 ही नहीं होता, यानी उसके पास कोई भी रूट नहीं है। let if possible P of z does not equal to 0 for any value of z, for any value of z। ठीक, हम ये मानते हैं कि माना P ऑफ z के पास z की किसी भी वैल्यू के लिए P ऑफ z 0 नहीं होता, इसका मतलब P ऑफ z डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि देयरफॉर अगर P ऑफ z किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो रहा है, तो फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन P ऑफ z, यह हमेशा एनालिटिक बना रहेगा। f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन P ऑफ z, बी एनालिटिक, बी एनालिटिक फंक्शन, ये हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन बना रहेगा। इसका मतलब देन, तो ऐसे केस में f ऑफ z बराबर देखो क्या बना, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन P ऑफ z, यानी कि 1 अपॉन P ऑफ z, a0 प्लस a1 z टू द पावर 1 प्लस a2 z टू द पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an z टू द पावर n, और नीचे पूरे में से z टू द पावर n को कॉमन कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन z टू द पावर n को बाहर निकाल दिया, z टू द पावर n के कॉमन होते ही ये बना a0 अपॉन z टू द पावर n प्लस a1 अपॉन z टू द पावर n माइनस 1 सो ऑन, लास्ट में an से लिखते हैं a0 अपॉन z टू द पावर n
प्लस a1 ऑन जेड टू द पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस a n, और ये पूरी क्वांटिटी टेंडिंग टू द जीरो होगी एज जेड टेंडिंग टू द इंफिनिटी होगा। लिखते हैं दिस टेंड्स टू द जीरो एज जेड टेंडिंग टू द इंफिनिटी। पी ऑफ जेड के पास एटलीस्ट कम से कम एक जीरो हमें दिखाना था, तो हम उल्टा मान करके चलते हैं। माना पी ऑफ जेड जेड की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होता, और जब किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होता तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ऑफ जेड हमेशा एनालिटिक बना रहेगा, और एनालिटिक बना रहेगा तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड टू द पावर n को पूरे में से कॉमन किया दिस क्वांटिटी, और जैसे जैसे जेड बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ वैसे वैसे ये होल क्वांटिटी टेंड्स करेगी जीरो की तरफ। इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ जेड की जो लिमिट हो रही है जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, वो लिमिट कितनी है? जीरो। तो हम एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन अप्लाई करते हैं। thus फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इसलिए किसी भी छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल लिख सकते हैं इस पे, thus फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी भी छोटे से भी छोटे नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, जो इस प्रकार होगा कि फंक्शन एफ ऑफ जेड के और जीरो के बीच का अंतर कम से भी कम यानी लेस देन एप्सिलॉन बैठेगा। चूंकि फंक्शन एफ ऑफ जेड की लिमिट जीरो है, जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ जेड टेंड्स कर रहा है जीरो की तरफ। जब भी अपनी लिमिट को अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो फंक्शन एफ ऑफ जेड और उसकी लिमिट के बीच का अंतर कम से भी कम लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक, फॉर ऑल मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो लेस देन डेल्टा के लिए, यानी दैट इज mod f of z less than epsilon for all mod of z less than delta, epsilon delta definition of the limit। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन पर्टिकुलर एक रीजन mod z less than or equal to delta में कॉन्टिन्यूअस हो चुका है और बाउंडेड हो गया है। हियर यहाँ पर f of z is continuous यहां हम देखते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस हो गया है इन बाउंडेड क्लोज्ड रीजन मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा। चूंकि फंक्शन एफ ऑफ जेड टेंड्स कर रहा था जीरो की तरफ, इसलिए फंक्शन एफ ऑफ जेड की लिमिट कितनी होगी? जीरो। और अगर इसकी लिमिट जीरो है तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट से मॉड एफ ऑफ जेड यानी डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड इट्स लिमिट कन्फर्मली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड जेड माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, यानी कि मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड जेड लेस देन डेल्टा। मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस हो चुका है बाउंडेड क्लोज्ड रीजन मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा में। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी बाउंडेड रीजन के अंदर में कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड बाउंडेड होगा इस दिए गए रीजन में। लिखना देयरफॉर, इसलिए एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड, f of z is bounded in region mod z less than or equal to delta, then by the definition of bounded function, बाउंडेड फंक्शन इसलिए बाउंडेड फंक्शन की अगर डेफिनेशन देखी जाए
तो अगर एफ ऑफ जेड बाउंडेड है तो इसका मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर कैपिटल एम ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा कि मॉड एफ ऑफ जेड उस दिए गए नंबर से हमेशा छोटा बना रहता है जेड की हर वैल्यू के लिए। बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, इस पॉजिटिव नंबर को कैपिटल के ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर कैपिटल के सच दैट कि मॉड एफ ऑफ जेड ऑलवेज लेस देन दैट नंबर कैपिटल के फॉर ऑल मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। दो चीजें हमको मिली, एक हमको मिलता है मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन और दूसरा फंक्शन बाउंडेड है तो मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन कैपिटल के हो गया। ठीक, कोई इसको एम लेना चाहे एम ले सकता है, कैपिटल के भी ले सकता है। तो अब हम एप्सिलॉन, अच्छा मॉड एफ ऑफ जेड एप्सिलॉन से भी छोटा है, मॉड एफ ऑफ जेड कैपिटल के से भी छोटा है, तो इसका मतलब मॉड एफ ऑफ जेड इन दोनों के मैक्सिमा से भी छोटा ही होगा। मतलब एप्सिलॉन और के में जो बड़ा होगा मॉड एफ ऑफ जेड उससे भी छोटा बैठेगा। लिखना taking capital M, taking capital M is equal to maxima of epsilon and capital K। एप्सिलॉन और कैपिटल के में जो सबसे बड़ा है उसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल M। देन मॉड एफ ऑफ जेड, मॉड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, चूंकि एफ ऑफ जेड को हम लोगों ने 1/p ऑफ जेड माना था, तो मॉड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड 1/p ऑफ जेड एंड दिस इज कन्फर्मली लेस देन कैपिटल M। ठीक, और ये बात एक दो नहीं बल्कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल जेड, ये जेड के किसी भी मान के लिए सही है। अब याद करो, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है तो लाइबनिट्ज की थ्योरम कहती है कि ऐसे केस में ये दिया गया फंक्शन पूरी तरह से कांस्टेंट फंक्शन होगा। लाइबनिट्ज की थ्योरम को अप्लाई करते हैं, देखना दस बाय लाइबनिट्ज थ्योरम thus by Leibniz theorem फंक्शन f ऑफ z, वापस बता रहे हैं लाइबनिट्ज की थ्योरम के अनुसार फंक्शन f ऑफ z कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन f ऑफ z एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। फंक्शन f ऑफ z be a constant function, be a constant function, जबकि ये बात गलत है। जो फंक्शन हम माने हुए हैं वो फंक्शन तो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, यानी f ऑफ z जो था वो 1/p ऑफ z है और p ऑफ z पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग मान दे रहा है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब 1/p ऑफ z कांस्टेंट नहीं है और 1/p ऑफ z अगर कांस्टेंट नहीं है तो फंक्शन f ऑफ z भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। यानी हम जो मान करके चले, हमने माना कि f ऑफ z सॉरी p ऑफ z जो पॉलिनोमियल था वो किसी भी वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो रहा था, और ऐसा मान करके चलने पर हमको ये मिला कि 1/p ऑफ z एक कांस्टेंट बन चुका है। 1/p ऑफ z के कांस्टेंट बनते ही f ऑफ z कांस्टेंट हुआ, जबकि f ऑफ z कांस्टेंट नहीं हो सकता है। यही बात कंट्राडिक्शन है। f ऑफ z भी अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, लिखना which is a contradiction, जो कि एक विरोधाभास है। which is a contradiction, ठीक, कंट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि f ऑफ z, स्मॉल f ऑफ z ये एक्चुअलिटी में 1/p ऑफ z है और 1/p ऑफ z में जो p ऑफ z है ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो इसी बात को लिख रहे हैं which is a contradiction of fact that p of z is a polynomial, p of z, या चाहे लिखें पॉलिनोमियल चाहे लिखें which is a contradiction of fact that p of z is not constant, is not constant।
क्योंकि पी ऑफ जेड एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा एजम्पशंस कि पी ऑफ जेड डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी जेड, ये बात गलत थी। पी ऑफ जेड किसी ना किसी जेड के लिए निश्चित तौर पर 0 होगा ही होगा, यानी पी ऑफ जेड के इज इक्वल टू 0 के पास कम से कम एक रूट जरूर मौजूद होगा, और यही थ्योरम का प्रूफ होता है। Therefore P of Z must be 0 for at least one Z, इसलिए P of Z कम से कम किसी एक Z के लिए 0 होगा। इसका मतलब hence अतः P of Z is equal to 0, इसके पास कम से कम एक रूट जरूर होगा। must have at least one root, P of Z is equal to 0 must have at least one root। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा प्रूफ होती है इस पर। दो चीजें हुई, एक रॉसी की थ्योरम हुई। रॉसी थ्योरम के अनुसार अगर वो कंडीशंस जो दी गई थी, कंडीशंस थी कि f ऑफ z और g ऑफ z ये दोनों एनालिटिक रहते हैं विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर कैपिटल C, और इसके साथ ही साथ मॉड g ऑफ z लेस देन होता है मॉड f ऑफ z के। तो कंटूर कैपिटल C के अंदर में जितने जीरोस f ऑफ z के पास होंगे उतने ही जीरोस f ऑफ z प्लस g ऑफ z के पास होंगे। ये एक बात हुई। और दूसरी बात यहाँ से सामने आती है कि अगर आपका कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो एटलीस्ट वन रूट रखेगा ही रखेगा। वास्तविकता ये है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल टोटल n रूट ही रखता है, या एग्जैक्टली n रूट रखता है। अब हम इन दोनों थ्योरम्स का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल बता रहे हैं। रॉसी थ्योरम पर न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम अप्लाई रॉसी थ्योरम, टू फाइंड रॉसी थ्योरम को अप्लाई करते हुए या रॉसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ P ऑफ Z, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ P ऑफ Z। P ऑफ Z हमें दिया जा रहा है, कह रहे हैं आप रॉसी की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए P ऑफ Z के पास कुल कितने जीरोस होंगे उन्हें पता कीजिए। जहां P ऑफ Z दिया गया है, P of Z is equal to Z to the power 10 minus 6Z to the power 7 plus 3Z to the power 3 plus 1। ये P of Z दिया गया है, एक पॉलिनोमियल 10 डिग्री का Z to the power 10 minus 6Z to the power 7 plus 3Z to the power 3 plus 1, ये P of Z है। और रीजन दे रहे हैं, इन रीजन mod Z लेस देन 1। एक फंक्शन P ऑफ Z है जो एक रीजन mod Z लेस देन 1, अगर इसे देखा जाए तो ये एक सर्किल है, और ये सर्किल का अंदरूनी हिस्सा है। ये सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, इसके अंदर में फंक्शन डिफाइंड है
P of z is equal to z to the power 10 minus 6z to the power 7 plus 3z to the power 3 plus 1। ये अब इस रीजन के अंदर में कहीं ना कहीं पर फंक्शन की वैल्यू जीरोस हो रही है, यानी P of z is equal to 0 बन रहा है। हमें ये पता करना है कि इस सर्किल के अंदर में कुल कितने पॉइंट पर P of z यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। जितनी संख्या आएगी वही हमारी नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगी। शुरुआत करने के लिए रॉसी की थ्योरम की तरफ जाते हैं। रॉसी की थ्योरम कहती है कि अगर आपको किसी फंक्शन का जीरोस की संख्या को तय करना है, यानी f of z एक फंक्शन और f of z प्लस g of z दूसरा फंक्शन, एक कंडीशन के साथ कि mod g of z लेस देन mod f of z, इस कंडीशन के साथ तो जितने जीरोस f of z के पास होंगे उतने ही जीरोस f of z प्लस g of z के पास होंगे। तो अगर हमें इसके जीरोस पता है तो इसके पता है, इसे पता है तो इसके भी जीरोस मिल जाते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है कि दिए गए फंक्शन p of z को दो टुकड़े में तोड़ दें, लेकिन दोनों टुकड़े में तोड़ते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और उसके बाद किसी एक टुकड़े का पॉलिनोमियल, हाँ एक आइडिया ये है कि हमें पता है अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास 3 जीरोस होंगे, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास 4 जीरोस होंगे, n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास टोटल n रूट यानी n जीरोस होंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको दो हिस्से में ब्रेक करते हैं। एक हिस्से को हम मान लेंगे f of z और दूसरे हिस्से को मान लेंगे g of z। लेकिन ये सारा काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि mod g of z mod f of z से हमेशा छोटा बैठा रहे। एक तो ये होगा तोड़ते वक्त इस चीज का ख्याल। दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप f of z को बना रहे हैं तो f of z को बनाते वक्त ऐसा दीजिए कि आप f of z के सारे जीरोस को सीधे सीधे काउंट कर सको, यानी f of z को एक पॉलिनोमियल में बना लिया जाए। जिस दिन f of z एक पॉलिनोमियल में बना लिया जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि f of z के पास कुल कितने जीरोस मौजूद होंगे। लेकिन जो पॉलिनोमियल बनाएंगे वो इनसाइड कैपिटल C, ये इनसाइड कैपिटल C के अंदर ही जीरोस रखे। शुरुआत करते हैं। कुछ लिखना हो इसी हिस्से को देखो, z टू दी पावर 10 माइनस 6z टू दी पावर 7 प्लस 3z टू दी पावर 3 प्लस 1। इसे तोड़ने की शुरुआत करते हैं। अगर हम ऐसा तोड़ते हैं कि 3z टू दी पावर, इसको अलग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, गलत सलत उठाते हैं। 3z टू दी पावर 3 को अलग कर लिया और बाकी इसको हम कह देते हैं दिस इज द f of z, और बाकी हिस्सा अगर लें तो z टू दी पावर 10 माइनस 6z टू दी पावर 7 प्लस 1, ये हो गया। इसे हम कह देते हैं f of z प्लस g of z, ये हो गया। या सॉरी g of z इसको कहते हैं, g of z। तो अब ऐसे केस में अगर इसका मॉड निकाला जाए तो इसका मॉड तो साफ सुथरा दिख रहा है। रीजन है मॉड z इज इक्वल टू 1, मॉड z लेस देन 1 है। हम सीधे सीधे बाउंड्री पर आ रहे हैं मॉड z इज इक्वल टू 1 पर। तो वहां देखा जाए तो मॉड ऑफ 3z टू दी पावर 3 एट z इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू केवल मॉड 3 इज इक्वल टू 3 है, ये हिस्सा। और इनको अगर देखा जाए तो ये है मॉड z टू दी पावर 10 माइनस 6z टू दी पावर 7 प्लस 1, ये रहा। हम इसको एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पर लेकर के जाते हैं, मॉड ऑफ z टू दी पावर 10 माइनस मॉड ऑफ पूरा मॉड ओपन करते हैं तो प्लस मॉड ऑफ 6z टू दी पावर 7 प्लस मॉड ऑफ 1। अब अगर इधर देखा जाए तो z इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 6 आएगी, इसकी वैल्यू 1, 6 1 7 1 8, और ये हिस्सा बड़ा है किससे, 3 से, यानी जो g ऑफ z है मॉड ऑफ g ऑफ z ये बड़ा हो गया है मॉड ऑफ f ऑफ z से। इसका मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन गलत है, हमें चाहिए था मॉड f ऑफ z लेस देन हो मॉड g ऑफ z के। तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब नकल ये कहती है कि आप जहां सबसे बड़ी डिजिट देख रहे हो उसी बड़ी डिजिट वाले हिस्से को काट करके f ऑफ z बना लेते हैं, और हमको बड़ी डिजिट 6 पर नजर आ रही है। इसका मतलब हम दो टुकड़े इसके जो तोड़ेंगे उसमें इतने हिस्से को यानी मॉड कर रहे हैं f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 6z टू दी पावर 7 ले गए तो जिस दिन z इज इक्वल टू 1 पर इसका मॉड निकाला जाएगा 6 आएगा, और बाकी बचा हिस्सा z टू दी पावर 10 प्लस 3z टू दी पावर 3 प्लस 1। जिस दिन इसका मॉड निकाला जाएगा तो मॉड ऑफ 1 टू दी पावर 10 z इज इक्वल टू 1 पर काम कर रहे हैं, 3 मॉड ऑफ z टू दी पावर 3
तो यानी 1 टू दी पावर 3, 1 की 10, 1 टू दी पावर 3 और ये 3, 3 1 4 1 5, इधर से केवल और केवल 5 आएगा। यानी ऐसी तारीख में मॉड एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड जी ऑफ जेड। और ये एक पॉलिनोमियल है 7 डिग्री का, इसलिए इसके पास कुल जीरोस की संख्या कितनी होगी? 7। तो दोनों को ज्वाइंट करके फिर जो बनेगा, इसके पास भी टोटल जीरोस की संख्या होगी 7। शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन P of z is equal to z to the power 10 minus 6 z to the power 7 plus 3 z to the power 3 plus 1. Taking f of z is equal to ये इतना हिस्सा minus 6z to the power 7। इसको बनाने का कोई रूल नहीं है, ये सोच करके ही बनाना पड़ता है कि इस हिसाब से इनको तोड़ा जाए कि मॉड, इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशन पे जबकि हम दिखाएंगे इस तरीके से नहीं कि मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन मॉड जी ऑफ मॉड एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड जी ऑफ जेड, इस तरीके से नहीं दिखाएंगे पूरा मॉड की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए कि मॉड एफ ऑफ जेड बड़ा बैठेगा मॉड जी ऑफ जेड से। लेकिन अभी एक रफली आइडिया यही है कि जो रीजन दिया गया है, जैसे मॉड जेड लेस देन 2 दिया गया होता तो हर जगह पर मॉड जेड की जगह पर 2 2 2 रख करके बड़े से बड़े वाले हिस्से को चेक कर देते। तो टेकिंग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू -6 जेड टू दी पावर 7, एक तो ये हुआ, एंड जी ऑफ जेड इज इक्वल टू, जो बचा उसे जी ऑफ जेड मान लेते हैं, जेड टू दी पावर 10 प्लस 3 जेड टू दी पावर 3 प्लस 1, ये हुआ एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड। सो इसलिए ये P ऑफ जेड कितना होगा, इन्हीं दोनों को वापस ऐड कर दो तो P ऑफ जेड मिल जाएगा। सो P ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस G ऑफ जेड, ये रहा। तो P ऑफ जेड यानी इसके जीरोस पता करने के लिए एफ ऑफ जेड के जीरोस पता करने पड़ेंगे। लिखते हैं, रीजन है मॉड जेड लेस देन 1, तो हम जो रीजन हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हम मॉड जेड इज इक्वल टू 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, सीधे सीधे लिखना। कंसीडर अ यूनिट सर्किल consider a unit circle mod z is equal to 1. Therefore f of z, चूंकि f of z g of z दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, इसलिए दो के दोनों एनालिटिक बने रहेंगे। f of z and g of z both are analytic within and on सर्किल कैपिटल C, सीधे लिख रहे हैं, बोथ आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन मॉड जेड इज इक्वल टू 1। चाहे तो इसको कंसीडर ए यूनिट सर्किल कैपिटल C ऐसा कर दें तो इसे लिख सकते हैं विद इन एंड ऑन कैपिटल C। अब ये पता करना है कि मॉड जी ऑफ जेड क्या मॉड एफ ऑफ जेड से छोटा है या बड़ा है। इसके लिए हम डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, अगर जी ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इसका मॉड लेस देन 1 आ जाता है, तो जैसे इसका मॉड लेस देन 1 आएगा तुरंत मिलेगा मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड। और अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है, ये ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब मॉड जी ऑफ जेड बड़ा हो जाएगा मॉड एफ ऑफ जेड से। दो लोगों के डिवाइडेशन के बाद ये ग्रेटर देन बना रहा है, इसका मतलब ऊपर की क्वांटिटी बड़ी है, नीचे की क्वांटिटी छोटी है। ठीक, अब इसी तरीके से ये लेस देन बनाता है तो उल्टा हो जाएगा, लेस देन 1 आने पर मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड आ जाएगा। तो कुल मिला के इतना चेक कर रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन बनाया तो हमारा कंस्ट्रक्शन गलत है, हमको कुछ और रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अगर लेस देन बनाया तो मेरा कंस्ट्रक्शन सही है, इतने से मेरा काम हो जाएगा। Therefore mod g of z upon f of z now is equal to mod g of z की वैल्यू रखते हैं, g of z की वैल्यू है z टू दी पावर 10 प्लस 3 z टू दी पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
एफ ऑफ जेड की वैल्यू -6z⁷ टोटल का मॉड को अंदर लेकर के आते हैं। मॉड को अंदर लाने पर ये टुकड़ा होगा, दिस इज कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z⁻10 प्लस 3 मॉड ऑफ z⁻3 प्लस 1, क्योंकि मॉड 1 मतलब 1, और डिवाइडेड बाई इसे मॉड ऑफ -6 इंटू मॉड ऑफ z⁻7, तो मॉड ऑफ -6 का मतलब 6 इंटू मॉड ऑफ z⁻7। या जो सर्किल की बाउंड्री है वो मॉड z इज इक्वल टू 1, ये टोटल सर्किल है, तो जहां जहां मॉड z है उसकी जगह पर 1 रख दिया जाए। तो जब मॉड z की जगह पर 1 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा दिस इज इक्वल टू 1⁻10 प्लस 3 इंटू 1⁻3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1⁻7। 3 1 4 1 5 5/6, दिस इज इक्वल टू 5/6, और हमें पता है 5 छोटा है 6 बड़ा, दिस इज कन्फर्मली लेस देन 1, यानी हमको यहां से मिलता है दिस इंप्लाइज दैट। ये और लास्ट वाला लेते हैं, मॉड ऑफ g ऑफ z अपॉन f ऑफ z इज लेस देन 1। अच्छा, मॉड g ऑफ z अपॉन f ऑफ z को लिखा जा सकता है मॉड g ऑफ z बटे मॉड f ऑफ z, एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड g ऑफ z बटे मॉड f ऑफ z दिस इज लेस देन 1, यानी यहां से दिस इंप्लाइज दैट मॉड g ऑफ z लेस देन मॉड f ऑफ z। ये जो कंडीशन हमें चाहिए थी वो कंडीशन हमको मिल चुकी है। ये कंडीशन हो गई। इसका रॉशी की थ्योरम से f ऑफ z और f ऑफ z प्लस g ऑफ z दोनों के पास जीरोस की संख्या सेम होगी। लिखना So by Rauchy theorem, f of z and f of z plus g of z have same number of zeros. नंबर ऑफ जीरोस, इनके पास जीरोस की संख्या एक बराबर होगी, ठीक। बट लेकिन एफ ऑफ जेड के पास देखते हैं, बट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये है -6z⁻⁷, यानी 7 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसके पास टोटल 7 जीरोस होंगे, ठीक है, 7 जीरोस, ठीक। सो f ऑफ z प्लस g ऑफ z दैट इज, और इसी को हम लोग जानते हैं, यही हमारा दिया गया फंक्शन p ऑफ z है। p ऑफ z हैज 7 जीरोस, 7 जीरोस। ये एक न्यूमेरिकल हो गया रॉसी की थ्योरम का। अच्छा, ये जितने भी जीरोस आ रहे हैं इन कैपिटल C आ रहे हैं, ठीक है ना, इन कैपिटल C, यानी सर्किल मॉड z इज इक्वल टू 1 इसके अंदर के हिस्से में, यानी मॉड z लेस देन 1। तो दिया गया फंक्शन p ऑफ z टोटल 7 जीरोस रखेगा उस सर्किल मॉड z इज इक्वल टू 1 के अंदर में, यानी इस सर्किल के अंदर में टोटल 7 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर p ऑफ z जो फंक्शन दिया गया है z⁻10 वाला करके, उसमें टोटल 7 पॉइंट ऐसे होंगे जहां जहां पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।